तारुफ मुगलिया सल्तनत बरसगीर की तारीख का एक सुनहरा बाब है जो न सिर्फ ताकत व हुकूमत का मजहर थी बल्कि इल्म, फ़न, सकाफ़त और रवादारी की अलामत भी समझी जाती है। इस अजीम सल्तनत की बुनियाद 1526 ईस्वी में ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी। मुगलिया बादशाहों ने तकरीबन 3 सदियों तक बरसगीर पर हुकूमत की और ऐसा निज़ाम कायम किया जिसने हिंदुस्तानी मुआशरत, ज़बान, फ़न तामीर और सकाफ़त पर गहरे नक़ूश छोड़े। ये दौर इस्लामी तहज़ीब, फ़ारसी अदब और हिंदुस्तानी फ़नून का हसीन इम्तिज़ाज था जिसने जनूबी एशिया को एक नई शनाख्त अदा की। मुगलिया सल्तनत की बुनियाद। बाबर तैमूरी और मंगोली नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला एक बहादुर और दानिशमंद हुक्मरान था। वो वस्ती एशिया के इलाके फ़रगाना से आया और 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली जंग में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। बाबर ने अपने मुख्तसर दौरे हुकूमत यानी 1530 ईस्वी तक शुमाली हिंदुस्तान को मुत्तहिद किया और जदीद अस्करी निज़ाम मुतारिफ कराया। तोपखाने के इस्तेमाल ने हिंदुस्तानी जंगी अंदाज में इनकलाब बर्पा कर दिया। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं तख्तनशीन हुआ। हुमायूं को शुरू ही से दाखिली बगावतों और अफ़गान हुक्मरान शेरशाह सूरी की मुखालिफत का सामना रहा। शेरशाह ने कुछ अरसे के लिए मुग़लों को इक़्तिदार से महरूम कर दिया, मगर उसके इंतज़ामी इस्लाहात, ख़ास तौर पर सड़कों, डाक के निज़ाम और टैक्स इस्लाहात ने बाद में मुग़ल निज़ाम हुकूमत को मजबूत बुनियाद फराहम की। हुमायूं 1555 में दोबारा दिल्ली का तख्त हासिल करने में कामयाब हो गया, लेकिन 1 साल बाद हादसाती तौर पर वफ़ात पा गया। अकबर आज़म का दौर, इस्तेहकाम और उरूज का ज़माना। हुमायूं के बाद उसका बेटा जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर तख्त पर बैठा। अकबर का दौर यानी 1556 से 1605 ईस्वी मुगलिया सल्तनत की तारीख में सबसे अहम समझा जाता है। अकबर ने फ़ौजी फतूहात के साथ साथ मजबूत इंतज़ामी ढांचा कायम किया। उसने एक मुनज़्ज़म सूबाई निज़ाम, 10 साला टैक्स पॉलिसी जिसे राजा टोडरमल ने तरतीब दिया और इंसाफ पर मबनी निज़ाम हुकूमत राइज किया। अकबर मजहबी रवादारी का कायल था। उसने सुलह कुल यानी सबके साथ अमन की पॉलिसी अपनाई और मुख्तलिफ मजहब के उलमा के दरमियान मुकालमे का आगाज़ किया। उसने एक नए अकीदे, दीन इलाही की बुनियाद रखी जिसका मकसद तमाम मजहब के बुनियादी उसूलों को यकजा करना था। अकबर के अहद में फ़नून लतीफ़ा, मौसीकी, अदब, मुसव्वरी और फ़नी तामीर को गैर मामूली फ़रोग मिला। फ़तेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा और अलाहाबाद किला जैसे शाहकार इसी के ज़माने की यादगार हैं। अकबर के दरबार में अबू फ़ज़ल फ़ैज़ी, बीरबल और राजा मानसिंह जैसे अहले इल्म और बहादुर शख्सियात शामिल थीं। जहांगीर और नूरजहां का दौर। अकबर के बाद उसका बेटा नूरुद्दीन जहांगीर 1605 ईस्वी में बादशाह बना। जहांगीर का दौर अदलो, इंसाफ और फ़नून के फ़रूग़ के लिहाज से यादगार है। उसने ज़ंजीर अदल के नाम से एक निज़ाम मुतारिफ़ कराया जिसके तहत कोई भी मज़लूम बराह रास्त बादशाह तक पहुँच सकता था। जहांगीर की बीवी नूरजहां एक ज़हीन और बाअसर खातून थी जिसने सल्तनत के इंतज़ामी उमूर में भरपूर किरदार अदा किया। जहांगीर के ज़माने में मुगलिया मुसव्वरी और बागबानी को गैर मामूली तरक्की मिली। शाहजहां का सुनहरी दौर। शाहजहां 1828 से 1858 को मुगलिया सल्तनत का मुअम्मर कहा जाता है। उसके दौर में मुगलिया फ़न तामीर अपनी बुलंदियों को छू गया। उसने अपनी महबूब बीवी मुमताज़ महल की याद में ताजमहल तामीर कराया जो आज भी दुनिया के अजूबों में शामिल है। इसके अलावा लाल किला दिल्ली, जामा मस्जिद और शाहजहान आबाद दिल्ली की तामीर भी इसी के दौर में हुई। शाहजहां के ज़माने में सल्तनत खुशहाल थी, मगर तामीरात और शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी पर ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात ने ख़जाना कमज़ोर कर दिया। औरंगज़ेब आलमगीर, ताकत और ज़वाल का दौर। शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगज़ेब आलमगीर 1658 ईस्वी में तख्तनशीन हुआ। उसने सल्तनत को जुनूबी हिंदुस्तान तक फैला दिया जिससे मुगलिया सल्तनत अपनी वसी तरीन हद तक पहुँच गई। ताहम उसने मजहबी पॉलिसियों में सख्ती इख्तियार की, जिजिया टैक्स दोबारा नाफिज किया और गैर मुस्लिमों पर कदगने लगाएं। उसकी पॉलिसियों के बायस राजपूत, मरहटा, सिख और दीगर ग्रोह उसके खिलाफ हो गए। औरंगज़ेब की तवील जंगों ने ख़जाना खाली कर दिया और उसकी वफ़ात यानी 1707 ईस्वी के बाद सल्तनत टूट फूट का शिकार हो गई। बातान का ज़वाल। औरंगज़ेब के बाद आने वाले मुगलिया बादशाह कमज़ोर और नाकाहिल साबित हुए। सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्से खुद मुख्तार होने लगे। बंगाल, अवध, हैदराबाद और दक्कन में अलग रियासतें बन गईं। 1739 ईस्वी में ईरान के बादशाह नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, लाल किला लूटा और कोहिनूर हीरे समेत बेशुमार खजाने ले गए। बादजहाँ अहमद शाह अब्दाली ने भी कई बार हिंदुस्तान पर हमले किए जिससे मुगलिया सल्तनत मज़ीद कमज़ोर हो गई। अंग्रेज़ों का असर और मुगलिया सल्तनत का खात्मा।
18ویں صدی کے آخر میں انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں اپنی سیاسی گرفت مضبوط کرنی شروع کر دی۔ 1757 کی جنگ پلاسی اور 1764 کی جنگ بکسر کے بعد برطانوی اقتدار تیزی سے بڑھا۔ مغل بادشاہ محض نام کے حکمران رہ گئے۔ بہادر شاہ ظفر یعنی 1837 عیسوی سے 1857 عیسوی آخری مغل بادشاہ تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران انہیں علامتی طور پر ہندوستانی سپاہیوں کا سربراہ بنایا گیا۔ بغاوت ناکام ہونے کے بعد انگریزوں نے دلی پر قبضہ کر لیا، لال قلعے کو بند کیا اور بہادر شاہ ظفر کو برما یعنی رنگون جلاوطن کر دیا۔ 1858 عیسوی میں مغلیہ سلطنت کا باقاعدہ خاتمہ ہوا اور برطانوی راج کا آغاز ہوا۔ مغلیہ ورثہ اور اثرات۔ ایک، فن تعمیر۔ مغل دور کا سب سے نمایاں پہلو اس کا فن تعمیر ہے۔ تاج محل، لال قلعہ، ہمایوں کا مقبرہ، آگرہ قلعہ، فتح پور سیکری، شالیمار باغ، لاہور اور دیگر عمارتیں مغلیہ فن کا شاہکار ہیں۔ دو، ادب اور زبان۔ مغل دربار میں فارسی زبان سرکاری حیثیت رکھتی تھی، لیکن فارسی اور ہندوستانی زبانوں کے امتزاج سے اردو وجود میں آئی۔ اسی دور میں اردو شاعری نے جنم لیا، جو بعد میں غالب میر اور اقبال تک پہنچی۔ 3، موسیقی اور مصوری۔ اکبر اور جہانگیر کے دور میں مصوری اور کلاسیکی موسیقی کو عروج حاصل ہوا۔ تانسین، بسم اللہ خان جیسے فنکاروں نے درباروں میں نام کمایا۔ 4، نظام حکومت۔ مغلیہ سلطنت کا انتظامی ڈھانچہ انتہائی منظم تھا۔ ہر صوبے میں گورنر یعنی صوبے دار ہوتا، مالیات کا الگ نظام تھا، عدلیہ قائم تھی اور فوج جدید انداز میں منظم تھی۔ 5، سماجی اور ثقافتی اثرات۔ مغلوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بقائے باہمی کو فروغ دیا۔ لباس، خوراک، زبان، فنون اور طرز زندگی میں ایک مشترکہ تہذیب نے جنم لیا، جو آج بھی ساؤتھ ایشیائی ثقافت میں جھلکتی ہے۔ نتیجہ: مغلیہ سلطنت صرف ایک سیاسی اقتدار نہیں تھی بلکہ تہذیبی اور فکری انقلاب کی علامت تھی۔ اس نے برصغیر کو ایک متحد تہذیبی شناخت دی۔ اگرچہ اس سلطنت کا زوال اندرونی کمزوریوں اور بیرونی حملوں کے باعث ہوا، لیکن اس کے آثار آج بھی تاج محل کی دیواروں، دلی کے قلعوں اور ہماری زبان اور ثقافت میں زندہ ہیں۔ مغل دور کا اختتام ہوا، مگر اس کا ورثہ آج بھی برصغیر کے دل میں دھڑکتا ہے۔